इतिहास में बहुत से सम्राट युद्ध में मरे, कुछ बीमारियों से और कुछ साजिशों में खत्म हो गए। लेकिन एक सम्राट ऐसे भी थे जिन्होंने दुनिया जीतने के बाद खुद को छोड़ दिया। न तलवार, न जहर, न हत्या, बल्कि एक पहाड़ पर बैठकर वो धीरे धीरे खाना और पानी त्याग कर मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या सच में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु ऐसे ही हुई थी? जैन परंपराओं के हिसाब से उन्होंने सब कुछ छोड़कर साउथ इंडिया की ओर प्रस्थान किया था। अपने गुरु भद्रबाहु के साथ वो हजारों किलोमीटर पैदल चले और आखिरकार श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों तक पहुंचे। कहा जाता है कि वहां पहुंचकर उन्होंने एक तपस्वी जीवन अपनाया और वहीं उनके जीवन का अंत हुआ। मतलब ये कि अपने आखिरी दिनों में धीरे धीरे उन्होंने शरीर और अपनी इच्छाओं से दूरी बनानी शुरू की और आखिरकार उन्होंने संलेखना का व्रत लेने का निर्णय लिया। इस व्रत में मृत्यु अचानक नहीं आती, बल्कि एक धीमी और सचेत प्रक्रिया के रूप में एक्सेप्ट की जाती है। पहले भोजन छोड़ा जाता है, फिर लिक्विड आहार तक लोग लिमिटेड हो जाते हैं और आखिर में पानी भी त्याग दिया जाता है। जैन दर्शन इसे आत्महत्या नहीं, बल्कि वैराग्य और आत्म संयम की आखिरी स्टेज मानता है। कहा जाता है कि लंबे उपवास और ध्यान के बाद एक शांत और स्थिर अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन इसी कहानी से इतिहास का सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद समकालीन स्रोत लगभग मौन है इस घटना को लेकर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अकाउंट्स में इनका कोई जिक्र नहीं मिलता और ना ही इनके पोते अशोक के शिलालेखों में। यही वजह है कि इतिहासकारों के बीच ये सवाल आज भी चलता है कि क्या ये घटना वास्तव में हुई थी या बाद में जोड़ी गई एक कहानी है। और यहीं से शुरू होता है भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य की मौत का रहस्य। तो आज आपको इस वीडियो में महान चंद्रगुप्त मौर्य के आखिरी दिनों से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। आज इस वीडियो में हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की सबसे कठोर संलेखना पद्धति को क्यों अपनाया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज से करीब 2300 साल पहले भारत में एक ऐसा एम्पायर खड़ा हुआ जिसने सीमाओं को हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्कन तक फैला दिया। ये पहली बार था जब भारतीय उपमहाद्वीप का इतना बड़ा हिस्सा एक सेंट्रल पावर के कंट्रोल में आया। ग्रीक सोर्सेस बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लाखों सैनिक और हजारों हाथी थे और यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क और जस्टिन के रिकॉर्ड्स में सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त की जीतों का जिक्र मिलता है। उन्होंने नंद वंश को हराया और सेल्यूकस निकेटर को संधि के लिए मजबूर किया। चंद्रगुप्त मौर्य के एक भी युद्ध हारने का सबूत नहीं मिलता, न उनके खिलाफ किसी तख्ता पलट होने की साजिश का संदेश मिलता है, ना किसी बीमारी का सबूत मिलता है और ना ही किसी हत्या का कोई प्रमाण। फिर भी अपनी ताकत के शिखर पर करीब 297 ईसा पूर्व में उन्होंने अचानक राजपाट छोड़ दिया। यही वो पॉइंट है जहां से उनके आखिरी दिनों की कहानी शुरू होती है। इस कहानी में कहा गया है कि श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर अपने आखिरी दिनों में वो एक सम्राट नहीं बल्कि एक साधु थे। उन्होंने महल, सेना और सत्ता सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अपने गुरु के निधन के बाद वो वहीं रहकर कठोर तप में लीन रहे। धीरे धीरे उन्होंने शरीर और इच्छाओं से दूरी बनानी शुरू की और अंततः संलेखना का व्रत लेने का निर्णय लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के इस रहस्यमयी अंत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर की जियोपॉलिटिकल रियलिटी, मौर्य अर्थव्यवस्था के ढांचे और सत्ता के उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को समझना होगा जिस दौर में चंद्रगुप्त जी रहे थे। सिकंदर के लौटने के बाद नॉर्थ वेस्ट में एक बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो गया था। दूसरी तरफ मगध में धनानंद का शासन था, जिसके भारी टैक्स और क्रूअल नीतियों से जनता त्रस्त थी। इस वैक्यूम और जनता की फ्रस्ट्रेशन का फायदा चंद्रगुप्त और उनके गुरु चाणक्य ने उठाया। मगध पर जीत के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बेहद सेंट्रलाइज साम्राज्य की नींव रखी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर हम इस काल के प्रशासन का ब्लूप्रिंट माने तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर्ड नौकरशाही थी। 18 तीर्थ यानी हाई ऑफिशियल्स थे और 27 अध्यक्ष शामिल थे जो खेती से लेकर ट्रेड तक, खदानों और पासपोर्ट तक की हर एक चीज़ को कंट्रोल करते थे। लेकिन मौर्य साम्राज्य की यह समृद्धि एक बहुत ही खतरनाक बुनियाद पर टिकी थी और ये बुनियाद थी मानसूनी बारिश। लाखों की स्टैंडिंग आर्मी का खर्चा और राजमहल का पूरा मेंटेनेंस सीधे तौर पर खेती से मिलने वाले टैक्स पर डिपेंड करता था। अब आपको इंडिया की क्लाइमेट के बारे में पता है। भारत की जलवायु में प्राचीन काल से ही पूरी तरह से जो खेती है वो मॉनसून पर डिपेंडेंट रही है। राजा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर बारिश नहीं होती थी तो स्टेट का रेवेन्यू गिर जाता था और भूखमरी से जनता के अंदर विद्रोह का खतरा पैदा हो जाता था।
प्रशासन को इन सभी कंडीशंस से निपटने के लिए एक परमानेंट और इमरजेंसी वाले ढांचे की आवश्यकता होती थी, जिसे बनाए रखना भी राजकोष पर भारी पड़ता था। सत्ता का ये दबाव चंद्रगुप्त की अपनी पर्सनल लाइफ पर भी हावी था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अकाउंट से पता चलता है कि चंद्रगुप्त की लाइफ लगातार हत्या की साजिशों के डर में बीतती थी। वो कभी भी लगातार 2 रातें एक ही बेडरूम में नहीं सोते थे। उनके इर्द गिर्द हथियारों से लैस महिला अंगरक्षकों का पहरा होता था। अर्थशास्त्र में भी अगर आप देखो तो गूढ़ पुरुष यानी जासूसों के एक विशाल नेटवर्क का जिक्र है। ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि बाहर से मौर्य साम्राज्य पॉलिटिकल यूनिटी का एक सिंबल था, लेकिन अंदर से सम्राट एक गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव और पैरानोइया में जी रहे थे। लेकिन इसके बाद की पूरी कहानी का जिक्र इतिहास में थोड़ा कम मिलता है। हाँ, जैन ग्रंथों में एक ऐसी घटना का जिक्र आता है जिसने चंद्रगुप्त की लाइफ की दिशा बदल दी। इस घटना का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है 12वीं सदी में श्वेतांबर विद्वान आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखा गया ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन। यह कोई कॉन्टेम्परेरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि 1500 साल बाद कलेक्ट की गई एक धार्मिक लिटरेरी स्मृति है। इस ग्रंथ के हिसाब से चंद्रगुप्त ने एक रात बहुत ही रहस्यमयी सपने देखे। घबराए हुए चंद्रगुप्त इनका अर्थ समझने के लिए उस दौर के जैन संघ के सबसे बड़े गुरु आचार्य भद्रबाहु के पास पहुंचे। ये जैन परंपरा में आखिरी श्रुत केवली माने जाते थे। चंद्रगुप्त ने आसमान से दिव्य रथ के लौटने, चंद्रमा के टुकड़े होने और काले हाथियों के आपस में भयंकर युद्ध करने जैसे प्रतीक देखे। भद्रबाहु ने इन सपनों को डिकोड करते हुए भविष्यवाणी की कि काले हाथियों का युद्ध एक भयंकर प्राकृतिक आपदा का संकेत है। राज्य में बारिश बंद हो जाएगी और उत्तर भारत में एक ऐसा विनाशकारी 12 साल का अकाल पड़ेगा जो लाखों लोगों की जान ले लेगा। चंद्रगुप्त, जिनके ऊपर अपनी इतनी बड़ी प्रजा की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उनके लिए यह भविष्यवाणी किसी जंग में हार से भी ज्यादा खौफनाक थी। जैन परंपरा इस भविष्यवाणी को बाद में पड़े भीषण अकाल से जोड़ती है। कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मौर्य काल के शुरुआती दौर में कुछ जगहों पर फूड क्राइसिस का पता भी लगता है, जैसे यूपी का सहगौड़ा ताम्रपत्र और बांग्लादेश का महास्थान शिलालेख इसके सबूत माने जाते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में लिखे इन अभिलेखों में महामात्यों को आदेश दिया गया है कि सूखे के टाइम पर कोष्ठागारों यानी स्टेट ग्रेनरीज से प्रजा को अनाज और राहत बांटी जाए। कई इतिहासकार इसे प्राचीन अकाल राहत व्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट सबूत मानते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा संकट बहुत लंबे टाइम तक चला हो तो मौर्यन एम्पायर की राहत व्यवस्था पर अच्छा खासा प्रेशर पड़ा होगा। इस तरह की सिचुएशन किसी भी शासक के लिए उसकी ताकत की लिमिटेशन को फील कराने के लिए काफ़ी होती है। एक रूलर के तौर पर इस समझना बहुत भयानक है कि इतनी बड़ी सेना और बेहिसाब खजाने के बावजूद प्रकृति के इस प्रकोप के आगे सत्ता पूरी तरह से बेबस है। इस प्राकृतिक बेबसी के सामने चक्रवर्ती सम्राट होने का दावा बेमानी हो जाता है। उस दौर में प्राचीन भारत में श्रमण परंपराओं यानी जैन, बौद्ध और आजीवक का भी भारी प्रभाव बढ़ रहा था। ये परंपराएं संसार की नश्वरता पर जोर दे रही थी, यानी ये संसार नश्वर है और कभी भी खत्म हो सकता है। ऐसे दार्शनिक माहौल में बहुत पॉसिबल है कि सत्ता की निरर्थकता और ज़्यादा दिखाई दे और ये बात राजा को वैराग्य की ओर ले जाने के लिए काफ़ी होती थी। दार्शनिक दृष्टिकोण से ये वैराग्य सत्ता से पलायन नहीं बल्कि उसकी आखिरी सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन दोस्तों, इस संकट का सामना सिर्फ सम्राट नहीं कर रहे थे, उनके गुरु जैन आचार्य भद्रबाहु भी एक बड़ी क्राइसिस में थे। मुनि का जीवन कठोर महाव्रतों पर टिका होता है और उनके लिए आहार के नियम यानी खाने पीने के जो नियम होते हैं बहुत सख्त होते हैं। अकाल के दौरान भद्रबाहु को समझ आया कि भूखमरी के बीच साधुओं के लिए शुद्ध भोजन मिलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैन धर्म की शिक्षाओं को बचाने के लिए भद्रबाहु ने घोषणा की कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर प्रवास करेंगे, जहां पर अकाल नहीं था। लगभग 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मुकुट को उतार दिया। उन्होंने मगध का सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंपा और राजमहल को छोड़ दिया। इतिहासकारों का एक वर्ग है जो मानता है कि इस ट्रांसफर ऑफ पावर में एक गहरी राजनीतिक दूरदर्शिता भी थी। अगर उत्तराधिकार टाइम रहते क्लियर न किया जाता तो राजमहल के अंदर गहरी साजिशें पनपती और उत्तराधिकार का युद्ध भड़क सकता था। ऐसा सिविल वॉर अकाल के टाइम पर जो राज्य जूझ रहा था उसको और बड़े क्राइसिस की ओर ढकेल सकता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि टाइम रहते पावर के ट्रांसफर ने मौर्य साम्राज्य की ताकत को बचाए रखने में हेल्प की होगी। राज सत्ता छोड़ने के बाद जैन ग्रंथों के हिसाब से चंद्रगुप्त एक दिगंबर मुनि बन गए।
चंद्रगुप्त के दक्षिण जाने की कहानी का स्पष्ट उल्लेख मिलता तो है, लेकिन ये उल्लेख कई शताब्दियों बाद के अभिलेखों में मिलते हैं। 7वीं शताब्दी के एक शिलालेख में प्रभात चंद नाम आता है, जिसे कुछ विद्वान चंद्रगुप्त से जोड़ते हैं, जबकि इसे बहुत सारे लोग काल दोष मानते हैं, मतलब कि दो अलग अलग टाइम पीरियड के लोगों को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वजह से। खैर, अगर कहानी में वापस लौटें तो 297 ईसा पूर्व में जैन इतिहास का सबसे बड़ा महाप्रस्थान होता है। आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में हजारों तपस्वियों के संघ ने दक्षिण की ओर पैदल चलना शुरू किया। कहा जाता है कि पूर्व सम्राट भी उस संघ में एक नंगे पैर खाली हाथ साधु के रूप में चल रहे थे। महीनों की मुश्किल यात्रा के बाद ये संघ आज के कर्नाटक के हासन जिले में विंध्यगिरी और चंद्रगिरी पहाड़ियों के बीच एक शांत सी घाटी में पहुंचा। इसी घाटी को आज हम श्रवणबेलगोला कहते हैं। श्रवणबेलगोला पहुंचने के कुछ वक्त बाद आचार्य भद्रबाहु का निधन हो गया। जैन परंपरा कहती है कि भद्रबाहु ने मृत्यु से पहले अपने संघ के बाकी मुनियों को धर्म प्रचार के लिए चोल और पांड्य राज्यों की तरफ भेज दिया था, जबकि वो खुद एक गुफा में रुक गए। उनके साथ केवल उनके शिष्य प्रभात चंद्र यानी चंद्रगुप्त रुके। अपने गुरु के निधन के बाद चंद्रगुप्त ने कई सालों तक उसी पहाड़ी पर एक कठोर तपस्वी का जीवन जिया और आखिरकार मोक्ष प्राप्ति के लिए सल्लेखना व्रत लेने का फैसला किया। जैन दर्शन सल्लेखना को आवेगपूर्ण आत्महत्या से अलग एक आध्यात्मिक तप व्रत के रूप में देखता है। सुसाइड आमतौर पर जो है वो निराशा, गुस्सा या किसी बहुत ही भावात्मक आवेग में उठाया जाता है। इसके उलट सल्लेखना आपकी पूरी चेतना, गहरी शांति और वैराग्य के साथ किया जाने वाला अनुष्ठान है। ये शरीर और मन के कषायों यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सबको कृश करने की प्रक्रिया है। मृत्युशैया पर बैठा व्यक्ति अपने दिमाग से हर तरह के राग और द्वेष को पूरी तरह मिटा देता है। इस मानसिक डिटैचमेंट के बाद काय सल्लेखना शुरू होती है। चंद्रगुप्त ने पहले ठोस अन्न का त्याग किया, फिर कुछ टाइम तक सीमित तरल आहार के सहारे शरीर को चलाया गया और आखिर में पानी तक को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। ऐतिहासिक अनुश्रुतियां बताती हैं कि लंबे उपवास के बाद एक शून्य और शांत अवस्था में अनुष्ठानिक तपविधि से चंद्रगुप्त ने अपनी देह को त्याग दिया। लेकिन दोस्तों, क्या इतिहास के इस नैरेटिव पर सभी मॉडर्न इतिहासकार एकमत हैं? बिल्कुल नहीं। इस कंट्रोवर्सी की सबसे बड़ी जड़ यह है कि इस पूरी घटना का समकालीन इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज के अकाउंट्स में भी इसका जिक्र नहीं मिलता और ना ही खुद चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में अपने दादा के जैन बनने या फिर साउथ इंडिया में श्रवणबेलगोला जाने की बात लिखी है। मेगास्थनीज के बारे में कहा जा सकता है कि उनके कंप्लीट अकाउंट्स हमारे पास नहीं है। बहुत सारा जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसका जो पार्ट है वो बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस के बीच में इस बात पर डिबेट है कि मेगास्थनीज का तो हम फिर भी मान सकते हैं, लेकिन अशोक ने अपने दादा के इतने बड़े आध्यात्मिक कदम पर मौन क्यों साधा? हालांकि इसके पीछे भी एक लॉजिक दिया जाता है कि अशोक ने जो शिलालेख खुदवाए थे वो प्राइमरी लेवल पर धर्म के प्रचार के लिए थे, ना कि अपने राजवंश की हिस्ट्री लिखने के लिए। इसीलिए कहना कि अशोक ने चंद्रगुप्त के बारे में नहीं लिखा, ये सही नहीं माना जा सकता। शिलालेखों में उसका मौन जायज़ है, समझ में आता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के श्रवणबेलगोला जाने की कहानी का पहला अकाउंट 900 से 1200 साल बाद के अभिलेखों में मिलता है। 1889 में बीएल राइस ने 7वीं शताब्दी के एक संस्कृत शिलालेख को स्टडी किया और माना कि उसमें दर्ज प्रभात चंद्र कोई और नहीं बल्कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ही हैं। हालांकि एक दूसरे स्कॉलर जेएफ फ्लीट ने इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने लॉजिक दिया कि 7वीं शताब्दी के शिलालेख को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सम्राट से जोड़ देना हिस्टोरिकली एक बड़ा एनाक्रोनिज्म यानी काल दोष है। वहीं मॉडर्न हिस्टोरियंस में से कई ये मानते हैं कि जैन कहानी जो परिशिष्ट पर्वन में मिलती है वो पॉलिटिकल वैलिडेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है। माना जाता है कि 10वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास साउथ इंडिया में जब जैन धर्म को वीर शैवों और श्री वैष्णवों जैसे उभरते हिंदू भक्ति संप्रदायों से चैलेंज मिलने लगा, तो बहुत पॉसिबल है कि जैन आचार्यों ने प्राचीन भारत के सबसे महान सम्राट को अपना परम तपस्वी बनाकर समाज में जैन धर्म का पॉलिटिकल और सोशल कद ऊंचा करने की कोशिश की हो। हालांकि कई इतिहासकार इस लॉजिक को पूरी तरह से सही नहीं मानते। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ और आर.के. मुखर्जी जैसे हिस्टोरियंस का आर्गुमेंट है कि अपनी पॉलिटिकल पावर के एकदम पीक पर एक वेल इस्टेब्लिश सम्राट अचानक इतिहास के पन्नों से कैसे गायब हो गया। बिना किसी विद्रोह या युद्ध के एक सम्राट का बिल्कुल वैक्यूम में चले जाना ज़्यादा मिस्टीरियस है। अकाल और वैराग्य की ये जो कहानी है ये कम से कम इस वैक्यूम को एक लॉजिकल आधार तो देती है।
इसके अलावा श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की लोकल मेमोरीज इतनी गहरी हैं कि इसे गढ़ी हुई कहानी मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। 9वीं शताब्दी में बनी चंद्रगुप्त बसदी और मूर्तिकार दशोजा द्वारा उकेरी गई इनकी जीवन गाथा ये बताती है कि यह परंपरा साउथ इंडिया की कल्चरल मेमोरी में बहुत लंबे टाइम से मौजूद रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2300 साल पहले की ये आध्यात्मिक प्रथा आज भी हमारे मॉडर्न सोसाइटी और जस्टिस सिस्टम और संविधान को चुनौती दे रही है। 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने निखिल सोनी बनाम भारत संघ मामले में एक हिस्टोरिकल फैसला सुनाया। इन्होंने संलेखना को इंडियन पीनल कोड की धारा 309 के तहत सुइसाइड मानते हुए इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। अदालत का तर्क था कि संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीने का अधिकार देता है उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है और धर्म के नाम पर किसी को भूखा मरते हुए नहीं देखा जा सकता। फिर जैन समाज ने इसका राष्ट्रव्यापी शांतिपूर्ण विरोध किया। उनका तर्क था कि यह जीवन को खत्म करने की निराशा नहीं है बल्कि मोक्ष प्राप्ति का आवश्यक धार्मिक अभ्यास है, यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। इसी वजह से इसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर उसी साल भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। ये कानूनी और दार्शनिक बहस आज भी जारी है। चंद्रगुप्त मौर्य का अंत चाहे एक हिस्टोरिकल ट्रुथ हो या सदियों बाद गढ़ा गया मिथक, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता, साम्राज्य और इतिहास की नश्वरता के सामने मनुष्य की अंतिम विजय किस में है? दुनिया को जीतने में है या खुद को विलीन कर देने में है? अब आपको क्या लगता है चंद्रगुप्त मौर्य की इस कहानी के बारे में? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।